नमस्कार, आपने उत्तराखंड लेकर हाजिर हूं मैं प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। केदारनाथ धाम में भारी बारिश और बर्फबारी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि भारी बर्फबारी शुरू होने से श्रद्धालुओं को दर्शन करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। वहीं मौसम ने लगातार हो रही बारिश के कारण यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत गौरीकुंड और सोनप्रयाग में केदारनाथ दर्शन करने जा रहे तीर्थ यात्रियों को रोक दिया गया। साथ ही यात्रा मार्ग पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ समेत सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सीएम धामी ने भी इस मामले पर संज्ञान लेते हुए श्रद्धालुओं से यात्रा न करने की अपील की है। बाबा केदारनाथ की यात्रा पर मौसम की मार पड़ गई है। भारी बारिश और बर्फबारी की वजह से यात्रा को सोनप्रयाग के पास रोक दिया गया। इसी के साथ गौरीकुंड और फाटा में हेलीकॉप्टर सेवाओं को भी रोक दिया गया। वहीं इस पर सीएम धामी ने बताया कि प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा है कि मौसम ठीक नहीं है, बारिश हो रही। हम सभी यात्रियों और श्रद्धालुओं से अपील करते हैं कि ऐसे में यात्रा करना उनकी सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं। जहां पर मौसम खराब है वहां पर लोगों को अपनी यात्रा रोक देनी चाहिए। सुनिए। देखिए, हम सभी यात्रियों से, सभी श्रद्धालुओं से अपील करते हैं कि जब मौसम ठीक नहीं है और जब लगातार प्रशासन के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि मौसम ठीक नहीं है, बर्फ ऊपर से जो है बारिश हो रही है, और ऐसे में यात्रा करना उनकी सुरक्षा के लिहाज से भी ठीक नहीं है और प्रशासन लगातार कह रहा है, तो सभी को भी अपनी यात्रा जहां पर अगर मौसम की खराबी है तो वहां। बीजेपी प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी टनकपुर पहुंचे। धामी का हेलीकॉप्टर टनकपुर स्टेडियम में उतरा, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। जिसके बाद पुष्कर सिंह धामी ने विशाल रोड शो किया, जिसमें उन्होंने जनता से अपने लिए वोट मांगे। पुष्कर सिंह धामी के इस दौरे से बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। समर्थन मिला है उनका। आज जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे युवाओं क्योंकि युवा प्रदेश है, युवा मुख्यमंत्री हैं, युवा हमारे देश में बहुत संख्या में है। आज उनकी जो भी आशाएं हैं, उनके लिए जो भी कार्य होना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत से निर्णय उनके लिए, युवाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए, मातृशक्ति के लिए, भाइयों के लिए, बच्चों के लिए और हमारे कर्मचारियों के लिए, हर किसी के लिए नए निर्णय उन्होंने लिए और सभी का अच्छा समर्थन भी मिल रहा है। सभी का यही कहना है कि मुख्यमंत्री जी धामी जी अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे प्रदेश को जिस तरह के नेतृत्व की आवश्यकता है और उनसे जो उम्मीदें हैं वो वे जरूर पूरा करेंगे। देखिए, रोजगार के क्षेत्र में जो है पहले तो 24,000 की जो हमारे सरकारी रिक्त पद थे उन पर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने भर्तियाँ शुरू करी हैं और हमारे यहाँ के लोग स्वरोजगार भी करें, उसके लिए भी बहुत सारे निर्णय उन्होंने लिए। उत्तराखंड की चंपावत विधानसभा में हो रहे उपचुनाव के संबंध में सपा प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं ने अपने स्टार प्रचारकों के साथ चुनाव प्रचार तेजी की है। आपको बता दें कि सपा प्रत्याशी ललित मोहन भट्ट, बीजेपी प्रत्याशी सीएम पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी जैसे बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, जिसे लेकर ललित मोहन भट्ट को एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ रहा। वहीं सपा प्रत्याशी ललित मोहन भट्ट ने बताया कि अध्यक्ष अखिलेश यादव के फैसले का सम्मान करते हुए इस विधानसभा से उपचुनाव लड़ रहा हूं। साथ ही कहा कि हमारे स्टार प्रचारकों की सूची तैयार हो चुकी है। इसी क्रम में जब से मैंने नामांकन भरा है तभी से स्टार प्रचारक और कार्यकर्ताओं द्वारा मेरे साथ प्रचार को जोर शोर से किया जा रहा। साथ ही कहा कि सपा बेरोजगारी और अन्य मुद्दों को लेकर पार्टी मैदान में उतरेगी। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक सम्मान के साथ उत्तराखंड में हमें पार्टी के टिकट से लड़ाया और दूसरी बात यह है कि जो बेरोजगारी है, कोई रोजगार नहीं है, इसको देखते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे टिकट दिया था और उन्होंने सम्मान के साथ ये कहा कि चंपावत उपचुनाव विधानसभा से आप लड़ोगे।
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे उत्तराखंड को जैसे यूपी से अच्छा मानते हैं, वैसे ही उत्तराखंड को भी अच्छा मानते हैं, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है वो एक समान उत्तराखंड यूपी को देखते हैं। यह मेरा कहना है कि जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये भी कहा, अगर हमारी सरकार यूपी में आएगी तो जैसे यूपी का विकास करते हैं वैसे विकास उत्तराखंड का होगा। यह माननीय अध्यक्ष जी का कहना है कि उत्तराखंड एक भाईचारे की तरह देखते हैं। इधर आ रहे हैं तमाम यूपी और उत्तराखंड से कार्यकर्ता आ रहे हैं और पूरा जोर हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी लगा रहे हैं। जो भी है, मैं ऊपर पूर्णागिरी माता से यही माँ विनती करूँगा, जो भी माता वरदान देगी उसको हम सहन करेंगे। समाजवादी पार्टी बिल्कुल समाजवादी पार्टी की स्टार प्रचारक लिस्ट तैयार है और जो है उत्तराखंड सरकार अब प्रदेश भर के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के साथ साथ वक्फ बोर्ड की अरबों रुपयों की संपत्ति की जांच भी कराने जा रही। क्या कुछ एक्शन होने वाला है प्रदेश भर के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर और वक्फ बोर्ड की कब्जाई संपत्तियों पर कैसे चलेगा सरकार का चाबुक? इसको लेकर अल्पसंख्यक कल्याण मामलों के मंत्री चंदन रामदास से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी ने। देश के समाज कल्याण मंत्री, परिवहन मंत्री हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, चंदन रामदास। उनसे बात करते हैं। प्रदेश के जो मौजूदा हालात हैं मदरसों के, वो क्या है? तमाम जो गैर सरकारी मदरसे जिनको मान्यता प्राप्त नहीं है और वो सहायता ले रहे हैं सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी। सर, क्या कुछ चल रहा है? अभी अगर हम मदरसों की बात करें तो अभी फिलहाल क्या स्टेटस है? आज मैंने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और वक्फ बोर्ड की बैठक ली है समाज कल्याण के तहत, और मेरे संज्ञान में ये आया है कि हमको शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हमने बहुत से सेक्टर में काम करना है और इसी सेक्टर में हमारे प्रदेश में मदरसे भी चल रहे हैं। मदरसों के माध्यम से अल्पसंख्यकों के बच्चों को अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दी जाए, ये हमारा प्रदेश और सरकार और केंद्र सरकार का ये प्रयास है। जो मेरे संज्ञान में आया है, हमारे उत्तराखंड प्रदेश में 419 मदरसे चल रहे हैं, नहीं 425 मदरसे चल रहे हैं, जिसमें 192 मदरसों को केंद्र सरकार या उत्तराखंड सरकार से सरकारी मदद मिलती है। मगर ये संज्ञान में आया है मेरे कि वो शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि कक्षा 5 तक अगर बच्चा मदरसे में पढ़ाई करेगा, अगर कक्षा 6 में सरकारी स्कूल में जाएगा तो उसका एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको टीसी नहीं मिलेगी। और अगर उसको टीसी नहीं मिलेगी और अगर उसका कक्षा 6 में एडमिशन नहीं होगा तो उसकी 5 तक की शिक्षा बिल्कुल बेकार हो जाएगी। इसलिए मैंने आज अपने विभाग को कहा है इसकी जांच कराएं और मदरसों से कहें कि आप शिक्षा विभाग की मान्यता अनिवार्य रूप में समयबद्ध तरीके से ले लें। यदि आप शिक्षा विभाग की मान्यता नहीं लेते हैं तो आपकी सरकारी जो मदद है वो रोक दी जाएगी और शिक्षा विभाग की मान्यता न लेने के कारण आपको जो सरकार द्वारा सुविधाएं दी जाती थी वो भी नहीं होगी और आपको मदरसे बंद भी करने पड़ सकते हैं, ऐसा मैंने निर्देश दिया। सर, चूंकि प्रदेश को बने हुए 21 साल हो गए हैं, ऐसा क्या बड़ा कारण रहा है कि अभी तक जो प्रदेश में संचालित मदरसे हैं 425, उनकी मान्यता ही नहीं हो पाई किसी एक की भी? क्या कारण मानते हैं सर आप इसके पीछे? देखिए, दोनों तरफ से कमियां हैं। इस समय क्या है कि जो सरकारी मदरसे हैं हमारे, वो प्रबंध समिति द्वारा चलाए जाते हैं और उनके खाते में पैसा जाता है। मुझे तो यहाँ तक भी शिकायत आ रही है, जो प्रबंध समिति है वो टीचरों को भी धनराशि समय पर नहीं देते हैं, क्योंकि भारत सरकार ने एक गाइडलाइन जारी करी है कि जो भी पैसा हमारा आए वो प्रबंध समिति में जाए। इसलिए जब प्रबंध समिति सीधे पैसा ले रही है, उनके अगल बगल की जो भी संपत्तियां लोगों ने अवैध कब्जे में की हैं उनको तत्काल छुटाने का काम और उन पर वैधानिक कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए।
तो ये थे हमारे साथ प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चंद्र रामदास, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि प्रदेश में तमाम जो संचालित मदरसे हैं, अगर वो मान्यता प्राप्त उनको नहीं होती है तो उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार से उनकी सहायता रोके जाने के विषय में वो बात करेंगे, जिसके लिए उन्होंने निर्देश भी जारी किए हैं। साथ ही वक्फ की तमाम जो संपत्तियां हैं जिन पर कब्जा किया जा चुका है, उनके लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। अपने सहयोगी सतीश कोठारी के साथ मैं अस्करी जाफरी, एनबी न्यूज, देहरादून। उत्तराखंड के चमोली में पूर्व कैबिनेट मंत्री और बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी ने हापला घाटी के क्षेत्रों में लोगों से जनसंपर्क किया। वहीं उन्होंने इस दौरान गांव में जनता की समस्याओं को प्रमुखता से सुना। साथ ही ग्रामीणों की हर तरह से मदद देने का आश्वासन दिया। साथ ही कहा कि लोगों से कहा कि आपके बीच बेटा बनकर काम करूंगा। लिस्ट बड़े तो मैं मौजूद अतः रजनी भंडारी हम दोनों मिल करके उस सामान को गांव में ही हम पहुंचा देंगे। और रजनी भंडारी ने बोल दिया है कि इसका मैं पूरा यहाँ इन खम्भों पे हम संगमरमर लगवाएंगे, जो ग्रेनाइट है, और यहाँ टाइल्स बिछाएंगे ताकि ये बढ़िया लगे, सुंदर लगे। आगे से हमारे नाम का फोटो आ जाए ताकि जो हमको विपक्षों से ये छोड़ना हो। पोखरी विकास खंड में हमने विकास भी तभी देखा जब हम सब लोग एकजुट हुए। आज हमारी चाहे मातृशक्ति हो, चाहे युवा भाई हो, चाहे बुजुर्ग हो, सब जागरूक है। सड़क के बारे में भी सब लोग कह रहे थे, सड़क है तो हमारी लाइफ लाइन है। बीमार है तमाम, आज कौन जा रहा पैदल। और ये जो सड़क बनेगी जिला योजना से बनेगी, आपको मुआवजा भी जरूर मिलेगा। जो सड़ना की बात करें, सड़ना 8 लाख रुपए जिला पंचायत से हमने भी दिए, फिर भी उन लोगों ने अपना पैसा लगाया। पर आपने भंडारी जी को विधायक बनाया। अगर सरकार बनती तो कई काम होते, फिर भी भंडारी जी अपने आप में सक्षम है। जिला पंचायत तुम्हारा है, प्रमुख तुम्हारा है। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि केदारनाथ धाम मार्ग में विभिन्न जगहों पर भारत के वीर सपूत और देश के प्रथम रक्षा प्रमुख यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल विपिन रावत के नाम के सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये हमारी धरती से धरती पुत्र को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसके साथ ही यात्री भी अपने साथ देवभूमि से कुछ भावपूर्ण स्मृतियां लेकर जा सकेंगे। केदारनाथ की यात्रा चरम सीमा पर है। अनेक पर्यटक और धार्मिक यात्री केदारनाथ दर्शनों को जा रहे हैं। स्थान स्थान पर सुशांत सिंह राजपूत की जगह हम हमारे प्रथम चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ विपिन रावत जी के हम चित्र लगाएंगे ताकि जो पैदल चलने वाले यात्री हैं उनके चित्र के आगे फोटोग्राफ खींच सकें। गैंगस्टर यशपाल तोमर पर यूपी सरकार की कार्रवाई के बाद अब हरिद्वार प्रशासन भी एक्शन में आ गया है। अभी तक गैंगस्टर यशपाल तोमर पर अपनी कृपा बरसाने वाले जिला प्रशासन ने अब गैंगस्टर यशपाल तोमर पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिसके चलते गैंगस्टर के एक रिश्तेदार की करोड़ों की ज्वालापुर के समीप जुर्स कंट्री के पीछे बेशकीमती जमीन को कुर्क करने के जिलाधिकारी कोर्ट ने आदेश दिए हैं। बता दें, जमीन को आज हरिद्वार जिला प्रशासन ने कुर्क कर अपने कब्जे में ले लिया है। देखिए, एक नॉर्मल एक प्रक्रिया है ये, और एसटीएफ द्वारा एक मामले में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था। लैंड ग्रैबिंग से रिलेटेड इश्यूज थे और उसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उनके द्वारा सेक्शन 14 के तहत एक एप्लीकेशन दी गई थी, जिसमें एक भूमाफिया के विरुद्ध गिरोहबंदी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए अपेक्षा की गई थी। और सेक्शन 14 में ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर होता है कि फिर उस पर उसकी सीजर की कार्रवाई करते हैं। सारे तथ्यों को देखने के बाद इट्स एब्सोल्युटली ये लीगल मैटर, उसमें मैंने आदेश दिया था और उस प्रकरण में काफ़ी उसका इम्प्लीमेंट जो कुर्की की कार्रवाई थी हो गई थी। लेकिन हरिद्वार की एक प्रॉपर्टी थी ज्वालापुर में, लगभग 40 से 45 बीघे की लैंड है, उस पर कुर्की की कार्रवाई आज कर दी गई है और जिसका एस्टिमेटेड जो बाजारू मूल्य है लगभग 70 to 72 करोड़ के आसपास है।
प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री और क्षेत्रीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा स्थित सभा कक्ष में ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्यों की प्रगति से संबंधित समीक्षा बैठक लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ की। बैठक में मंत्री अग्रवाल ने ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चल रहे सड़क निर्माण कार्यों के प्रगति की जानकारी अधिकारियों से ली। देखिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी ऐसे सड़कें हैं जिन पे काम चल रहा था और निश्चित रूप से मैंने आज विभागीय अधिकारियों से सीधे तौर पे कहा है कि उनकी गुणवत्ता और उनका समय पूरी तरह से उस पर कोई कंप्रोमाइज़ हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे यहाँ ये बात तो ठीक है, बहुत सारी लोक निर्माण विभाग के द्वारा सड़कों का निर्माण हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो काम चल रहा है उसमें और जो काम अभी होना है उसमें सीधे तौर पे मेरे द्वारा कहा गया है कि मेरे यहाँ लगभग, मुझे याद है कि बहुत सारी सड़कों का उस समय हमने एस्टीमेट बनाने के लिए भेजा था, तो ये लगभग 49 करोड़ की सड़कें थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं हुई। मुझे इस बात का दुख है कि मेरे द्वारा भेजने के बाद इन पे आज जो स्वीकृति मिलनी चाहिए थी उसमें थोड़ा इन्होंने जो हिवा हवाली की है, मैंने इस पर बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि इनकी आप तुरंत इस पर स्वीकृति दिलाइए, उस पर कहाँ अड़चन आ रही है, उस पर कोई दिक्कत बहुत ज़्यादा है तो मुझे बताइए, लेकिन ये काम होना है। इसी प्रकार के जो हमारे यहाँ काम चल रहे हैं उस पर जैसे मैंने आपको कहा कि ये सब काम मेरे द्वारा उस टाइम स्वीकृत कराए थे, तो लगभग ये 17 काम थे जिसमें कुछ काम अभी शुरुआत ही नहीं हुई। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल चुनाव से ठीक पहले व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर छापे पड़े, जिसके चलते व्यापारियों में हड़कंप मच गया। बताते चले, नगर प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल नगर इकाई चुनाव में व्यस्त अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अनूप भाटिया के मेडिकल स्टोर सहित कई मेडिकल स्टोरों पर जिला औषधि निरीक्षक मीनाक्षी बिस्ट ने लालकुआं नगर में छापेमारी अभियान चलाते हुए दवाइयों का निरीक्षण किया। इस दौरान दवाइयों के रखरखाव और एक्सपायरी डेट की दवाइयों की भी जानकारी जुटाई। संयुक्त टीम द्वारा जो लालकुआं आपका क्षेत्र है या मेडिकल स्टोर की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान हमारे द्वारा मेडिकल स्टोरों में सीसीटीवी कैमरे की उपलब्धता, एक्सपायरी बॉक्स की मेंटेन तथा जो नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं उनका रखरखाव और उनकी क्रय विक्रय में इंस्पेक्शन किया। 3 जो नमूने लिए गए जिसे टेस्ट हेतु सरकारी लैब भेजा जाएगा। एक दुकान में जो नारकोटिक रजिस्टर मेंटेन नहीं था तो उन्हें रजिस्टर मेंटेन करने के लिए कहा गया है और रजिस्टर मेंटेन करने के बाद उसका पूरा विवरण ऑफिस में। उत्तराखंड में अवैध खनन का मुद्दा लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। जिला विकास प्राधिकरण की लापरवाही कहें या अधिकारियों की मिलीभगत, बिना प्राधिकरण की अनुमति के शहर में 145 अवैध बिल्डिंग खड़ी हो गई, लेकिन प्राधिकरण को भनक तक नहीं लगी। शासन के निर्देश के बाद अब प्राधिकरण नींद से जागा है और इन अवैध बिल्डिंग मालिकों को नोटिस जारी कर जवाब मांग रहा है। आपको बता दें कि सिटी मजिस्ट्रेट सचिव ऋचा सिंह ने बताया कि 145 अवैध भवन चिन्हित किए गए, जिनके द्वारा निर्माण के लिए प्राधिकरण में आवेदन किए गए थे, लेकिन उनके आवेदन को पूर्व में ही रोक दिया गया था या फाइल आगे नहीं बढ़ी थी। उसके बावजूद भी इनके द्वारा निर्माण कार्य कर भवन तैयार किए गए। ऐसे में अब इन सभी भवन स्वामियों के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब मांगा जा रहा है। आगे आप लोग करोगे। देखिए, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं और HN स्कूल से जो प्रधानाचार्य महोदय थे, उन लोगों ने एक ज्ञापन दिया था इस आशय का कि जो उनके स्कूल से लगती हुई बाउंड्री है उसमें जो बाहर उनकी किराए की दुकानें हैं, उन्होंने अंदर की दीवार तोड़कर वहाँ पर कुछ गेट लगा दिए हैं, कुछ टीन शेड लगा दिए हैं और जिसके द्वारा वहाँ पर कुछ ऐसे अवैध कार्य किए जा रहे हैं जिसमें कि शराब पिलाने की शिकायत आ रही थी या वहाँ पर जुआ खेला जा रहा था। तो इसको लेके आज मैंने वहाँ पर आकस्मिक निरीक्षण किया था उस स्पॉट का और मौके पे मुझे वहाँ पर जो दुकानें थी, उनकी खाने पीने की जो दुकानें थी, उनमें कमर्शियल यूज़ का सिलेंडर यूज़ होना चाहिए, घरेलू सिलेंडर यूज़ हो रहा था, तो मैंने उन सिलेंडरों को जब्त किया है। इसके अलावा जो भी बाउंड्री तोड़कर उन्होंने पीछे से दरवाजे लगाए थे, उन सभी को मैंने सील कर दिया है और जो भी सरकारी ज़मीन में टीन शेड वगैरह डाले गए थे, उस अतिक्रमण को मैंने वहाँ से हटवा दिया है। इसके अलावा अवैध निर्माण को लेकर के लगातार कार्रवाई की जा रही प्रशासन से,
कौन कौन सी जगह चिन्हित है और आगे क्या कार्रवाई होनी है? देखिए लगातार जैसा कि आप जान रहे हैं कि कमिश्नर सर ने भी निर्देश दिया था और पूरे क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी लोगों से पहले भी अपील की गई है, आपके माध्यम से भी मैंने अपील करी है कि जहाँ जहाँ भी अवैध निर्माण लोग कर रहे हैं कृपया अपने नक्शे पास करा लें या कंपाउंड करा लें, उसके बाद ही निर्माण कार्य करें। तो अभी एक सर्वे हो रहा है और जहाँ जहाँ से भी इसमें अवैध निर्माण पाया जा रहा है उसमें तत्काल कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में कल 5 मामले किए गए थे, आज भी 2 मामले सील किए गए हैं, लोगों का चालान भी किया जा रहा है और लगातार वो लोग अपने नक्शे की कार्रवाई के लिए उनसे कहा जा रहा है कि वो अपने नक्शे पास कराने के बाद ही आगे का निर्माण करें। देखिए प्राधिकरण बनने से पूर्व की कुछ पत्रावलियाँ हमारे कार्यालय में रखी हुई थी जिनमें की सुनवाई नहीं चल रही थी। उन पत्रावलियों में से 315 पत्रावलियों को सुनवाई के लिए पुनर्जीवित कर लिया गया है। 30-40 पत्रावलियां भी और हैं जिनमें भी नोटिस जारी। उत्तराखंड के लक्सर में शुगर मिल से निकलने वाली मेली से क्षेत्र में मक्खी और मच्छरों का भरमार हो गया है, जिसके चलते लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे। शुगर मिल प्रबंधन, नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि नगर व्यापार मंडल ने मामले में एसडीएम से कार्रवाई की मांग की है और कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। व्यापार मंडल अध्यक्ष अतुल गुप्ता ने एसडीएम से मामले में कार्रवाई के साथ चेतावनी दी है कि यदि मिल प्रबंधन और नगर पालिका द्वारा इस गंभीर समस्या का समाधान नहीं कराया गया तो अधिकारियों का घेराव किया जाएगा। सर में गंदगी जो है वो सिर्फ शुगर मिल की वजह से है, बाकी नगर पालिका यहाँ सफाई कर रही है, ठीक कर रही है, उस काम में कोई दिक्कत नहीं। शुगर मिल जो कंपोस्ट खाद यहाँ बनाता है अपने शुगर मिल की निकली हुई मैली से, उसमें दारू फैक्ट्री से निकले हुए पानी को घेर के उससे बहुत बड़ी मात्रा में मक्खी पैदा होती है। उस मक्खी को मारने के लिए वो उस पर दवाई छिड़कता है। मैं इनसे पूछ चुका हूँ कई बार, भाई मुझे इन दवाइयों का नाम बता दें, आप कौन सी छिड़क रहे हैं और मुझे लाइसेंस दिखा दें अपना कंपोस्ट बनाने का, जिसकी वजह से वो सारी मक्खी शहर में आती है और वो गंदगी फैला रही है। परंतु ना तो ये लाइसेंस देने को तैयार है अपना कि उनकी कंडीशन क्या है, और ना उन दवाइयों का नाम। लक्सर में 75% लोग हार्ट, किडनी, लीवर और पेट की समस्या से ग्रस्त हैं, चूंकि वो जो मक्खियां वहां से उड़ के आती हैं वो अधमरी। पूर्व में जो विधायक यहाँ पर रहे हैं लक्सर में, उनकी शय पे शुगर मिल ये सारा अपना खेल खेलती रही है। शुगर मिल अपने व्यापार के कारण पूरे क्षेत्र की जनता के जो स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रही है वो अक्षम्य अपराध है। अनेक लोग इसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। मेरा मिल प्रबंधन स्पष्ट कहना है कि या तो वो इन मक्खी मच्छरों की एकदम व्यवस्था बढ़िया करे और जीरो करे लक्सर को और लक्सर क्षेत्र को, ताकि आबादी स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना हो। और यदि लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ होता रहा तो जनता एक ऐसे आंदोलन की ओर बढ़ रही है जिसे थाम पाना फिर प्रशासन और मिल प्रबंधन के कब्जे का नहीं रहेगा और जनता सड़क पर उतर जाएगी। मामा के घर पर रहकर पढ़ाई कर रही 10वीं की छात्रा संदिग्ध अवस्था में मृत पाई गई। हालांकि मृत्यु के सही कारणों का पता नहीं लग पाया। फिलहाल पुलिस ने पंचनामा भरने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि शक्ति फार्म निवासी शुभ्रांशु सरकार की 16 वर्षीय पुत्री खुशी पिछले 2 साल से वार्ड नंबर 7 हरिमंदिर के सामने स्थित अपने मामा उमेश नस्कर के साथ घर पर रहकर पढ़ाई कर रही थी। प्रकरण यह है, मैं लड़की की बुआ हूँ और जब हमें खबर मिली 4 बजे करीब कि लड़की बाथरूम में गिर गई है, उसके बाद सूचना सुनने के बाद उन लोगों ने कहा हम मेडिसिटी लेके आ रहे हैं। हम लोग भी वहाँ से पैसा वैसा लेके आने के लिए तैयार हुए। इतने में सूचना गई है कि लड़की की मौत हो गई। तो वो लोग बोले आप लोग मत आइए, हम लाश लेके आ रहे हैं। उसके बाद हमको टाल मटोल करते रहे ये लोग और उल्टा ये लोग अपना दिनेशपुर लेके आए और हमें ये लग रहा है कि लड़की के जो बड़ा भैया है उसके पास उसके ऐसा है। कल शाम को हमें सूचना मिली थी कि ये वार्ड नंबर 6 में एक लड़की संदिग्ध अवस्था में मृत अवस्था में पाई गई है। इस सूचना पर हम पुलिस मौके पर गई थी और शव को अपने कब्जे में लिया। उसका प्रॉपर जो विधिक पंचायत नाम भरा गया। उसके बाद चूँकि उसके जो लड़की थी रहने वाली शक्ति फार्म की है, यहाँ अपने मामा के वहाँ रहती थी,
तो जो उसके दादाजी लोग थे वो थोड़ा इसको संदिग्ध मान रहे थे मृत्यु को कि अचानक कैसे इसकी डेथ हो गई करके। तो इसलिए हमने जो पीएम के लिए डॉक्टर साहब को हमने लिखा है कि इसका पैनल से पीएम करवाई जाए, ताकि उसकी जो मौत की वजह जो वास्तविक कारण है उसका पता। उत्तराखंड के पौड़ी में ग्रीष्मोत्सव 2022 के शुभ अवसर पर नगर पालिका द्वारा जीआईसी पौड़ी में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि 2 वर्गों में इस टूर्नामेंट को करवाया गया, जिसमें पुरुष वर्ग की 8 टीमों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, तो वहीं महिला वर्ग की 6 टीमों ने प्रतिभाग किया। वहीं इस प्रतियोगिता में महाविद्यालय पैठाड़ी की महिला टीम विजेता बनी। पुरुष वर्ग में भी फाइनल मैच पौड़ी और राठ महाविद्यालय पैठाड़ी के बीच खेला गया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में जिला खेल अधिकारी गिरीश कुमार ने दोनों ही टीमों की सराहना करते हुए टीमों के खिलाड़ियों की उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान जिला खेल अधिकारी ने उप विजेता टीम को 7,000 और विजेता टीम को 11,000 के साथ ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। ग्रीष्मोत्सव पौड़ी के शुभ अवसर पर नगर पालिका परिषद द्वारा वॉलीबॉल का आयोजन किया गया, जिसमें 2 वर्गों में कराया गया, महिला एवं पुरुष। महिला वर्ग में राठ महाविद्यालय पैठाणी की बालिकाओं ने केवी की बालिकाओं को हराकर प्रथम स्थान प्राप्त किया और पुरुष वर्ग में राठ महाविद्यालय पैठाणी के छात्रों ने पौड़ी की टीम को हराकर प्रथम स्थान प्राप्त किया और दोनों टीमों को लगभग 11,000 की राशि प्राइज मनी के रूप में दी गई और बच्चों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया और अपना खेल का प्रदर्शन। उत्तरकाशी गंगोत्री धाम में विश्व प्रसिद्ध गोमुख नेशनल पार्क ट्रेकिंग के लिए प्रसिद्ध है। गंगोत्री से 2 किलोमीटर दूर कनखू चेक पोस्ट में वन विभाग की टीम गोमुख जाने वाले पर्यटक और ट्रेकिंग एजेंसी और यात्रियों की चेकिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि गोमुख में जाने के लिए एक दिन में 150 लोगों के जाने की परमिशन है। वहीं यात्री अपने साथ जो भी प्लास्टिक की सामग्री लेकर जाते हैं उसकी जांच की जाती है और जो भी यात्री अपने साथ प्लास्टिक लेकर जाता है उनसे 500 रुपए जमा करवाए जाते हैं। साथ ही जो वहां वेस्ट छोड़कर आता है उनसे 500 का जुर्माना लिया जाता है। आपको बता दें कि पहाड़ों में बढ़ रहे प्रदूषण के चलते वन विभाग की ओर से मुहिम चलाई जा रही है। सर, जो लोग भी पर्यटक तीर्थयात्री गौमुख के लिए जाते हैं, हम लोग यहाँ पे उनकी परमिशन पे सर्वप्रथम चेक करते हैं कि उनके पास परमिशन है कि नहीं है और पर डे 150 लोग ही आदमी एंटर करते हैं। और दूसरा हम लोग यहाँ पे जो लोग पर्यटक आते हैं उनसे हम लोग। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।